नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग 67वीं बीपीएससी में पूछे गए मैथ के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 200 और 600 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से विभाज्य हैं। 4, 5 और 6 से विभाज्य होने वाली संख्या वैसी संख्या होगी जो 4, 5 और 6 के एलसीएम से विभाज्य होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम क्या होगा, 4, 5 और 6 का एलसीएम होगा 60। एलसीएम 60 हो गया। तो हमें चाहिए किनके बीच, 200 से 600 के बीच में। 200 से 600 के बीच में, तो 200 और 600 के बीच में चाहिए हमें, इनके बीच में चाहिए जिसमें कि 200 शामिल नहीं है और 600 भी शामिल नहीं है। शामिल क्या है, शामिल है आपका, यानी इसका मतलब है 599 लेंगे और 200 से ज़्यादा लेंगे, यानी 200 शामिल नहीं है तो 201। अब क्या करेंगे, 60 से इसमें भाग देंगे। 60 से भाग देंगे। 60 से उतना बार में भाग देना है जितना बार में पूरा पूरा कट जाए, जो शेष आए उसको छोड़ देना है। तो 6 9 54 होता है, 540 आएगा, यानी 9 बार में पूरा पूरा कटेगा, कुछ शेष बचेगा। यहाँ पे 6 त्रिका 18, 180 3 बार में आएगा, पूरा पूरा कटेगा 3 बार में, कुछ शेष बचेगा, उसको हमको नहीं लेना है। इनके बीच में लेना है तो हम माइनस करेंगे, इनके बीच में लेना है तो माइनस करेंगे। 9 में से 3 घटाएंगे, कितना होगा, 6। इसका आंसर होगा 6। 6 जो आया, 6 कौन कौन सी संख्या है, 6 होगी, होगा 6 चौका 24 यानी 240, 6 पचे 30 300, 6 चौका 36 360, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 9 54। ये जो है 6 संख्याएं होगी जो आपके 4, 5 और 6 से विभाज्य होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n हमेशा विभाज्य होता है। यहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब है n बराबर होगा 1 2 3 पॉजिटिव नंबर होंगे। सबसे पहले n बराबर 1 रख के देखते हैं। 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n, n बराबर 1 रखते देखिए, 3 के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 4 के पावर 3 हो जाएगा। तो 3 के पावर 4 क्या होता है, 3 के पावर 3 जो होता है 27 होता है। 3 के पावर 3 हो जाएगा 81, 27 गुना 3 कर देंगे, माइनस 4 के पावर 3 जो हो जाएगा आपका 64, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 17। एक बार हम लोग n के जगह पे 2 रख के देखिए, और 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n, n का वैल्यू हम लोग इस बार 2 रखेंगे तो 3 के पावर 8 हो जाएगा, माइनस 4 के पावर 6 हो जाएगा। अब हम इसको तोड़ सकते हैं, 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। तो 3 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 जुड़ करके 3 के पावर 8 हो जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं। अब जो है ये जो है आपका है 3 का पावर 4 81 हो जाएगा, गुना 3 का पावर 4 81
माइनस 4 का पावर 3, 64 गुना 64। अब यहाँ पर ये जो है 81 गुना 81 माइनस 64 गुना 64, ये आपका वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 81 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, यानी कि 81 प्लस 64 इंटू 81 माइनस 64। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, जुड़ कर कितना हो जाएगा 5 8 6 14, 145 इंटू घटाएंगे तो कितना होगा 17। फिर से 17 आया, इसका मतलब है जो 17 का गुणा जाया तो 17 जो है वो संख्या है जिससे कि 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3 हमेशा विभाज्य होगा। इसका आंसर कितना होगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है तो है और संख्याओं का योग 1,000 है, तो संख्या है। तो संख्या कौन कौन सी है वो आपको निकालना है। तो दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों का बीच का अंतर दिया हुआ है, तो वर्ग दिया है दो संख्या का। तो मान लेते हैं संख्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, संख्या और एक्स और वाई है तो उसके वर्ग का अंतर दिया हुआ है 2,56,000 और संख्याओं का योग दिया है 1,000। इसका मतलब है x प्लस वाई बराबर दिया है क्या 1,000। अब हम लोग इसको कर सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, 2,56,000। अब x प्लस वाई का मान यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना। तो दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई की जगह पे हम रख देंगे, ये क्वेश्चन 1 मानेंगे। तो x प्लस वाई की जगह पे हम लोग रख देंगे 1,000 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2,56,000। अब जो है ये 1,000 से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, आपका हो गया x माइनस वाई बराबर 256। ये क्वेश्चन 2 मान लिए। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करने पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे y कटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने पर इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा और 2x बराबर हो जाएगा 1,000 प्लस 256 करेंगे तो 1256 होगा, यानी x बराबर हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 छक्के 12, 2 4, 2 चौका 8, x बराबर हो गया 628। y का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में हम रख देंगे x का मान। अब इक्वेशन 1 में x का मान रखने पर 628 प्लस y बराबर 1,000, y बराबर क्या हो जाएगा 1,000 माइनस 628, घटा लीजिए इसको, ये हो गया 2, 9 में से 2 गया 7 और ये होगा 3, यानी कि x का मान आया था आपका 628, y का मान आ गया 372, y बराबर हो गया 372। तो इसका आंसर होगा C 628 और 372। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है log √2 32 का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए आपको log का फॉर्मूला यूज होगा। दो फार्मूला आप याद कर लीजिए। log a बाई b बराबर होता है log a बाई log b।
दूसरा log a के पावर b बराबर होगा b log a। ये दो यूज होंगे, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, इनको याद रखना है। दिया हुआ है log √2 32, इसको लिख सकते हैं हम log 32 बटा log √2। अब इसको लिख सकते हैं हम log 32 को 2 के पावर 5 बाई log √2 को लिख सकते हैं, 2 को हटाएंगे तो पावर 1/2 कर देंगे, log 2 के पावर 1/2। अब इसको लिख सकते हैं आप log, ये है log 2 के पावर 5 है तो 5 इधर लिख सकते हैं, log 2 5 log 2 हो जाएगा, बाई इसको लिख सकते हैं 1/2 log 2। यहाँ पे बराबर यहाँ लिख देते हैं। अब जो है आपका log 2 ऊपर है, log 2 नीचे है, कैंसिल हो जाएगा। अब जो आपका 5, ये 1/2 है, ऊपर चला जाएगा, 5 × 2 हो जाएगा, 5 × 2 हो जाएगा, यानी कि 10, इसका आंसर होगा 10, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20% का। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपये में कितना बेचना चाहिए। इस क्वेश्चन में पहले हम लोग निकालेंगे एक नींबू का, इसका विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या पड़ रहा है इसका, तो 40 रुपये में बेचने पर इसको 20% हानि हो रहा है। 40 रुपये में कितना बेच रहा है, 45 थे, यानी कि एक नींबू बेच रहा है 40/45 रुपये में, सेलिंग प्राइस है ये। इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो आ जाएगा 8×5 = 40, 8 5 9 45, 8/9 रुपया हो गया। एक नींबू का आपका विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास, और ये जो विक्रय मूल्य है हानि पर है, यानी 20% हानि हो रही है, यानी कि 80% पर 20% हानि होने का मतलब है 80% पे वो बेच रहा है। 100% उसका क्रय मूल्य होगा, 20% हानि में बेच रहा है, यानी कि 80% पे ही वो बेच रहा है। 80% का मतलब वैल्यू है ये रुपए में 8/9 रुपये। 80% का वैल्यू कितना हो गया रुपया में, 8/9 रुपया। अब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपये में कितना बेचना पड़ेगा। तो 20% लाभ प्राप्त करने का मतलब है कि 100% उसका क्रय मूल्य होगा तो 120% पर बेचेगा। 80% पर बेचा यानी कि 20% का हानि पर बेचा, और जब 20% लाभ पर बेचेगा तो 120% पर बेचेगा। हम लोग डायरेक्ट 120% का वैल्यू निकाल देंगे, तो 120% बराबर हो जाएगा 8/9/80 गुना 120। इसको आप सोल्व कर दीजिए तो ये होगा 8/9 120/80, ये कैंसिल हो गया, 3 × 4 = 12, 3 × 9, यानी कि 4/3 रुपये एक नींबू का सेलिंग प्राइस हो गया। तब उसको 20% का लाभ होगा। ये सेलिंग प्राइस क्या कब है, 120% पर बेचने पर, यानी कि 20% लाभ पर, 20% लाभ लेकर ये बेचा है। तो 20% लाभ के लिए आपको एक नींबू कितना में बेचना पड़ेगा, 4/3 रुपया में,
तो यहाँ पे कह रहा है कि 24 रुपये में कितना बेचना पड़ेगा। तो 24 रुपये में कितना नींबू मिलेगा। एक नींबू का दाम है जो बेचने पर विक्रय मूल्य कितना है 4/3 रुपया। तो 24 रुपये में कितना बेचना पड़ेगा आपको, 24 भागा 4/3 करेंगे। तो 24/4 इंटू 3, 4 छक्के 24, 3 छक्के 18, यानी कि 18 नींबू कितना मिलेगा 24 रुपये में। 18 नींबू का दाम कितना हो जाएगा 24 रुपया। इसका आंसर होगा 18। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में यह एक राहगीर जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है पार करेगी। तो जब ट्रेन किसी आदमी को पार करे या पेड़ को या किसी पोल को पार करे तो वह ट्रेन की लंबाई जो है वही दूरी हो जाती है। तो यहाँ पे दूरी कितना है 110 मीटर। अब जो ट्रेन की गति क्या है, स्पीड क्या है ट्रेन की, वह है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर राहगीर जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। तो राहगीर उसी दिशा में चल रहा है, तो ट्रेन और राहगीर की चाल जब दिशा समान होती है तो सापेक्षिक चाल जो हो जाता है आपका घट जाता है। जब दिशा समान हो तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा आपका 58 माइनस 4 यानी हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। 54 गुना मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा, अर्थात ये 54 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे दूरी पता है, चाल पता है, तो समय निकालना है। टाइम बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गया 110, चाल हो गया 15। तो 5×3 = 15, 5×2 = 22/3 आया। इसको लिख सकते हैं आप 3×7 = 7×1/3 सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है, उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है, लंबे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। एक समचतुर्भुज दिया हुआ है जिसका परिमाप 52 दिया हुआ है, 52 मीटर। तो इसका विकर्ण की लंबाई, छोटे विकर्ण की लंबाई भी मालूम है। तो विकर्ण इसका ये सबसे लंबा वाला विकर्ण हो जाएगा और ये आपका छोटा विकर्ण हो जाएगा। तो लंबे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि छोटे विकर्ण की लंबाई आपको दी हुई है। मान लेते हैं ए बी सी डी और ये जो ओ पर दोनों मिलके कटते हैं। दोनों विकर्ण आप एक दूसरे को काट रहे हैं। छोटा विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, मैंने पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई 10 मीटर दिया हुआ है। तो ये 5 मीटर हो जाएगा, ये भी 5 मीटर, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं। साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि परिमाप आपका 52 मीटर है, यानी कि समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4a यानी कि 4 गुना भुजा। इसका दिया हुआ है 52 मीटर परिमाप, 4a बराबर 52 मीटर। तो a बराबर हो जाएगा 13 मीटर। तो 13 मीटर आ गया सभी भुजा की लंबाई, 13 मीटर 13 मीटर। अब समचतुर्भुज का विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये जो सभी जो कोण है वो 90 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका देख रहे हैं, ये वाला जो एक त्रिभुज बन रहा है आपका,
ये समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये 90 डिग्री है तो इसके बगल वाला लंब हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण, और ये नीचे वाला आधार हो जाएगा। आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब कितना है? 5 दिया है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट अंडर 144, घटाएंगे तो 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12, यानी कि आपका आ गया 12 मीटर। ये वाला इस त्रिभुज में, हम लोग किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? ये वाला त्रिभुज 12 मीटर। तो 12 मीटर यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, तो 12 मीटर ये भी होगा। तो 12 मीटर और प्लस 12 मीटर, बड़े विकर्ण की टोटल लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 12 और प्लस 12, इसका आंसर हो कितना? 24 मीटर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकेंड से हरा देता है, तो बी की गति क्या है? यहाँ पर ए और बी रेस लगाते हैं। कितने मीटर का रेस है? 100 मीटर का रेस है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि 100 मीटर का रेस है। ए जो है टोटल 100 मीटर दौड़ता है, लेकिन बी जो है 4 मीटर कम दौड़ता है। क्यों? क्योंकि ए जो है बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है। शुरुआत देने का मतलब है, कहता है बी से कि 4 मीटर आगे बढ़ जाओ। तो बी कहाँ से दौड़ता है? 4 मीटर आगे बढ़ जाता है, वहाँ से दौड़ता है। यानी कि टोटल 100 मीटर नहीं दौड़ता है वो, बी कितना दौड़ता है? 100 मीटर के दौड़ में से 4 मीटर कम ही दौड़ता है, यानी कि 96 मीटर ही दौड़ता है। कितना दौड़ता है? 96 मीटर। तो 96 मीटर दौड़ता है, फिर भी ए उसको 15 सेकेंड से हरा देता है। 15 सेकेंड पहले ही पहुंच जाता है। तो बी की गति ज्ञात करना है, तो पहले हमें ए की गति ज्ञात कर लेंगे, ए का समय ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ए का यहाँ पे चाल दिया हुआ है। तो ए की चाल दी हुई है, तो ए की चाल किलोमीटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड में इसको बदल देंगे। 5/18 से ये हो जाएगा आपका 2 चौका 8, 2 9 18, 20/9 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो है ए ने पूरा 100 मीटर की दौड़ लगाई है और उसका ए की चाल पता है 20 मीटर पर सेकेंड। ए का चाल हमें पता हो गया। ए ने पूरे 100 मीटर की दौड़ लगाई है, तो हम ए को लगा टोटल समय ज्ञात कर लेंगे। तो दूरी पता है आपको, चाल पता है, दूरी बटा चाल, यानी कि हो जाएगा 20 25 100 और 5 9 ऊपर चलेगा, 5 9 45 सेकेंड लगा। किसको? ए को लगा। ए को 45 सेकेंड लगा है, तो बी को कितना सेकेंड लगेगा? कितना देर लगेगा? 45 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड। क्यों? क्योंकि ए ने 15 सेकेंड से उसको हरा दिया है, यानी कि ए जो है बी से 15 सेकेंड पहले पहुंचता है, यानी बी 15 सेकेंड बाद पहुंचा है। तो बी को लगा समय कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड बी को लगा समय पता चल गया हमको। और बी के लिए दूरी कितना है? 96 मीटर। क्यों? क्योंकि 4 मीटर कम दौड़ा है। शुरू में उसने 4 मीटर की लीड ली थी, यानी 4 मीटर आगे बढ़ कर के दौड़ा था वो। तो बी का जो है आपका चाल क्या हो जाएगा? बी के लिए चाल क्या हो जाएगा आपका? स्पीड ऑफ बी, दूरी बटा समय। अब
जो है ये चाल जो आएगा मीटर पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि दूरी मीटर में है और समय सेकेंड में। तो हमको क्या बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है आंसर। तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। जब भी आपको किलोमीटर में बदलना हो मीटर पर सेकेंड को तो 18/5 से गुना करेंगे। जब भी आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करेंगे। अब इसको जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे, 6 से 10 बार में, 6 से 3 बार में, ये 2 से 5 बार में, 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 16, 2 8 16। अब इसको जो है आप 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौका 12 2 14, 144/25 आ रहा है। जब भाग देंगे तो ये आपका आ जा रहा है 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 5.76। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है। 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो रही है, 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो रही है। तो अगले दिन सुबह 8 से लेकर के 1 बजे तक यानी 5 घंटे और हुए। तो 5 घंटे में कितना मिनट और फास्ट होगी, 10/24 गुना 5, यानी कि इसको आप 50/24 कर सकते हैं। 24 दूना 48, ये आएगा 2 मिनट, दशमलव भी आएगा लेकिन वो सेकेंड है, उसको हमको ध्यान नहीं रखना है। तो पहले 10 मिनट फास्ट हुआ था, अब 5 घंटे में 2 मिनट और फास्ट हुआ, यानी कुल कितना फास्ट हो गया है घड़ी आपका 12 मिनट। 12 मिनट कुल फास्ट हुआ है घड़ी, 12 मिनट कुल फास्ट हुआ है घड़ी। तो जब इस घड़ी में जो खराब है 1 बज रहे हैं, तो सही वाला घड़ी में सही जो समय जहाँ पे हो रहा है उस घड़ी में कितना बजेगा, तो 12 मिनट कम कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, 12 मिनट कम कीजिए। तो 1 बज रहा है तो 1 बजे से हम 12 मिनट कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सही वाला घड़ी में 12:48। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12:48। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस भिन्न का मान निकालना है। 2 - 1/2 ये जो है आपका अनंत तक बढ़ते जा रहा है। इसको करने के लिए आप इससे पहले किया हूँ क्वेश्चन, क्या करना होता है, ये जो है अनंत तक बढ़ रहा है, हम क्या मान लेंगे, सबको y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y मान लिए। y बराबर 2 - 1/2 ऐसे ही ये डॉट डॉट बढ़ते जाएगा अनंत तक। तो जब इन सबको हम लोग y मान चुके हैं, ये सबको y मान चुके हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर 2 - 1/y। क्यों, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाला ढक भी लीजिए 1 या 2, तो ये बार बार वही रिपीट होते जाएगा, सब फिर से आपको वैसा ही दिखेगा जैसा लिखा हुआ है। ऊपर का पूरा आप ढक भी दें, यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक ढक भी दें, तो फिर से ये नीचे निरंतर चलते रहेगा। तो हम लोग जो है इस सबको 2 - 1/y लिख सकते हैं, नीचे वाला वैसे ही फिर से रिपीट होते लगेगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं y² बराबर 2y - 1। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग y² माइनस 2y + 1 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं
द्विघात समीकरण को तोड़ करके लिख दीजिए y² बराबर y² माइनस y प्लस 1 बराबर 0। अब ये जो है y कॉमन यहाँ से लेंगे y माइनस 1, अब इसमें से -1 कॉमन लेंगे इधर से y माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे y माइनस 1 फिर से कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 बराबर 0। तो y माइनस 1 बराबर 0 यानी कि y बराबर 1, इसका आंसर होगा 1। ठीक है, तो आशा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पिछले 10 वर्षों का बीपीएससी का क्वेश्चन बहुत जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।